तो हम सब अपनी डे टू डे लाइफ में कितने ही वादे करते हैं, है ना? पर क्या हर वादा कानूनी तौर पर बाइंडिंग होता है? चलिए आज इसी बात को समझते हैं कि आखिर एक मामूली सा वादा एक पक्का पक्का कानूनी कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है। चलिए इस सवाल पर सोचते हैं। मान लीजिए किसी ने अपने दोस्त से वादा किया, पर क्या सिर्फ वादा कर देना ही काफी है? क्या कानून की नज़र में ये एक सौदा बन गया? सच तो यह है कि इसी एक सवाल में पूरे कॉन्ट्रैक्ट कानून का निचोड़ छिपा है। बिल्कुल, इन सारे लेन देन और वादों के लिए ना एक पूरी की पूरी रूल बुक है और इसका नाम है भारतीय संविदा अधिनियम 1872। यही वो कानून है जो हमें बताता है कि भाई कौन सा वादा सिर्फ वादा रह जाएगा और कौन सा वादा एक कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल ले लेगा। तो फिर चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। आखिर हर एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं बन जाता? देखिए, इन दोनों के बीच ना एक बहुत ही जरूरी एक क्रूशियल फर्क है और वो है लीगल एनफोर्सेबिलिटी का। मतलब क्या उसे कानून के जरिए लागू करवाया जा सकता है? देखिए, मामला काफी सीधा है। एक तरफ है ऑफर और दूसरी तरफ है उसकी एक्सेप्टेंस। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो बनता है एक अग्रीमेंट। ये एक वादा है। पर जब इसी वादे में कानून की ताकत जुड़ जाती है, मतलब उसे कोर्ट में लागू करवाया जा सकता है, तब जाकर वो बनता है एक कॉन्ट्रैक्ट। तो फॉर्मूला क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू अग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सेबिलिटी। सिंपल। जैसे मान लीजिए किसी दोस्त से डिनर पर मिलने का वादा किया और फिर नहीं जा पाए, तो क्या वो दोस्त केस कर सकता है? नहीं, क्योंकि ये एक सोशल अग्रीमेंट है। इसमें कभी भी कोई कानूनी रिश्ता बनाने का इरादा था ही नहीं। और फिर दूसरी तरफ है वो वादे जो बाकायदा कानूनी रिश्ते बनाते हैं। सोचिए, जब कोई घर खरीदता है या नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, यहाँ इरादा बिल्कुल साफ है, एक लीगल बाइंडिंग बनाना। और अगर यहाँ कोई भी पार्टी अपनी बात से पीछे हटती है ना, तो दूसरा पक्ष सीधा अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। तो चलिए अब एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने की पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला और सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक है एक वैलिड अग्रीमेंट। और एक अग्रीमेंट की नींव दो पिलर्स पर टिकी है, एक क्लियर ऑफर और उसकी अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2A कहता है कि हर कहानी की शुरुआत एक प्रस्ताव यानी कि एक ऑफर से होती है। और ये सिर्फ अपनी कोई इच्छा बताना नहीं है, ये इस इरादे से कहा जाता है कि सामने वाला उस पर अपनी सहमति दे, मतलब हाँ कहे और एक सौदा पक्का हो जाए। ये केस बड़ा मजेदार है और कीमत बताने और सच में ऑफर देने के बीच का जो बारीक सा फर्क है ना, उसे एकदम क्लियर कर देता है। तो हुआ ये कि हार्वे ने पूछा, क्या आप हमें वो प्रॉपर्टी बेचेंगे और सबसे कम कीमत क्या होगी? अब फेसी ने सिर्फ दूसरे सवाल का जवाब दिया। सबसे कम कीमत है 900 पाउंड। ध्यान दीजिए, उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हाँ मैं 900 पाउंड में बेचूंगा। बस यही बात कोर्ट ने पकड़ी। कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ जानकारी देना था, कोई ऑफर नहीं, इसलिए कोई कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। तो एक बार जब एक वैलिड ऑफर टेबल पर आ जाता है तो अगला कदम है उसकी स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस। अब यहाँ एक बात गांठ बांधने वाली है। एक्सेप्टेंस बिल्कुल वैसे ही होनी चाहिए जैसा ऑफर था, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। जरा सा भी बदलाव किया, कोई नई शर्त जोड़ी, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं रहती, वो बन जाता है एक काउंटर ऑफर। ठीक है, तो ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलकर हमारे पास एक अग्रीमेंट तो आ गया, लेकिन इस अग्रीमेंट को एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह मजबूत बनाने के लिए हमें अपने अगले बिल्डिंग ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी और इसे कहते हैं कंसिडरेशन। ये लैटिन फ्रेज क्विड प्रो को इस पूरे कॉन्सेप्ट का दिल है। इसका सीधा सा मतलब है बदले में कुछ। मतलब कोई भी वादा एक तरफा नहीं हो सकता। कानून की भाषा में कंसिडरेशन वो कीमत है जो एक पार्टी दूसरी पार्टी के वादे के लिए चुकाती है। अब ये कीमत पैसा हो सकती है, कोई सामान हो सकता है, कोई सर्विस हो सकती है, या फिर भविष्य में कुछ करने का वादा भी हो सकता है। इसके बिना कोई भी अग्रीमेंट बस एक खोखला वादा है। कानून की नज़र में वो वॉइड है, मतलब शून्य। इसे एक टू वे स्ट्रीट की तरह समझिए। दोनों पार्टियों को कुछ मिल भी रहा है और कुछ देना भी पड़ रहा है। यही लेन देन, यही म्यूचुअल एक्सचेंज एक अग्रीमेंट को एक सीरियस डील बनाता है। अब इंडियन लॉ में ना एक बहुत ही दिलचस्प चीज है। इंग्लिश लॉ से अलग यहाँ पर कंसिडरेशन किसी थर्ड पार्टी से भी आ सकता है। इसको समझने के लिए चिन्नया बनाम रमैया का केस देखते हैं। इसमें एक माँ ने अपनी बेटी को प्रॉपर्टी इस शर्त पर दी कि वो अपने मामा को हर साल कुछ पैसे देगी। बाद में बेटी ने पैसे देने से मना कर दिया। अब मामला कोर्ट पहुंचा।
कोर्ट ने कहा कि मामा केस कर सकते हैं, भले ही कंसिडरेशन सीधे सीधे मामा की तरफ से नहीं आया था। जो कंसिडरेशन माँ ने बेटी को प्रॉपर्टी देकर दिया वो काफी था। तो हमारे पास एक एग्रीमेंट है, कंसिडरेशन भी है, हमारी बिल्डिंग के 2 ब्लॉक तैयार हैं, लेकिन ये इमारत मजबूत है या नहीं, इसके लिए एक इंटेग्रिटी चेक करना पड़ेगा, और वो ये है, क्या दोनों पार्टियों ने अपनी मर्जी से, मतलब फ्री कंसेंट से हाँ कहा था, और क्या वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लीगली केपेबल थी भी या नहीं। देखिए, कानून साफ कहता है कि सहमति मतलब कंसेंट एकदम फ्री होनी चाहिए, पर कुछ डील ब्रेकर्स हैं जो इस फ्री कंसेंट को खराब कर देते हैं, जैसे कि जबरदस्ती, जिसे कोअर्जन कहते हैं, अनुचित प्रभाव या अनड्यू इन्फ्लुएंस, धोखाधड़ी, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। अगर इनमें से कोई भी एक चीज मौजूद है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है, मतलब जो पीड़ित पार्टी है वो चाहे तो उसे रद्द करवा सकती है। कोअर्शन का सीधा सा मतलब है किसी पर जबरदस्ती करना, मतलब किसी को डरा धमकाकर या उसकी प्रॉपर्टी को गैर कानूनी तरीके से रोककर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना। जाहिर है ऐसी सहमति को फ्री कंसेंट नहीं माना जा सकता। अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात तब आती है जब एक पार्टी डोमिनेंट पोजीशन में होती है और वो अपनी उस पोजीशन का गलत फायदा उठाती है। सोचिए, एक डॉक्टर और मरीज का रिश्ता, या एक वकील और उसके क्लाइंट का। यहाँ एक इम्बैलेंस ऑफ पावर है, और अगर डोमिनेंट पार्टी इसका इस्तेमाल करके कोई अनफेयर एडवांटेज लेती है तो माना जाएगा कि कंसेंट फ्री नहीं था। अब हमारे इंटेग्रिटी चेक का दूसरा हिस्सा है कैपेसिटी, मतलब जो पार्टियां कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं क्या वो लीगली केपेबल हैं। कानून के हिसाब से इसके लिए 3 शर्तें हैं। पहला, वो एज ऑफ मेजॉरिटी की हो, यानी 18 साल से ऊपर। दूसरा, उनका दिमागी संतुलन ठीक हो, मतलब साउंड माइंड के हों। और तीसरा, उन्हें किसी कानून के तहत कॉन्ट्रैक्ट करने से डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो। चलिए, हम लगभग अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। हमारे कॉन्ट्रैक्ट की इमारत की नींव मजबूत है, दीवारें भी खड़ी हो गई हैं। अब बस एक फाइनल इंस्पेक्शन बाकी है, और वो ये कि जिस मकसद के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, क्या वो मकसद लॉफुल है, क्या वो कानूनी तौर पर सही है। देखिए, एक कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट यानी उसका मकसद और कंसिडरेशन दोनों लीगल होने चाहिए। अगर कोई अग्रीमेंट किसी गैर कानूनी काम के लिए किया जाए, जैसे कि कोई धोखाधड़ी करने के लिए, या जो इमोरल हो या पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो, तो कानून ऐसे अग्रीमेंट को शुरू से ही वॉइड मानता है, मतलब उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। तो चलिए अब सारी कड़ियों को जोड़ते हैं। हमने देखा कि एक मजबूत लीगली एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बस एक यूं ही किया हुआ वादा नहीं होता, ये तो एक बहुत ही सावधानी से बनाई गई इमारत की तरह है। तो हमने देखा कि एक मजबूत कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए चाहिए एक वैध प्रस्ताव और स्वीकृति, कंसिडरेशन की मजबूत नींव, स्वतंत्र सहमति और पार्टियों की क्षमता की दीवारें, और ये सब एक कानूनी उद्देश्य की छत के नीचे। सब कुछ परफेक्ट। लेकिन असली सवाल तो ये है, जब कोई इस पक्के वादे को तोड़ देता है तब क्या होता है।